हेलो गाइस, वेलकम टू आईएस पॉइंट। दिस इज़ अदिति। तो चलिए हम अपना आगे का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, उससे पहले मुझे ये बताइए कि हमने कल के चैप्टर्स में क्या डिस्कस किया था। याद है क्या आपको? क्या पढ़ा था हमने, बताइए। तो हमने पढ़े थे कुछ टॉपिक्स, जैसे कि मध्य सागरीय कटक हो गया, समुद्री टीला, सबसे सपाट जलमग्न कैनियन, कैनियन क्या होता है, तथा सबसे बड़ा कैनियन कहाँ है। इन सब टॉपिक्स के बारे में हमने जाना था। तो चलिए क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, आप उसका जवाब दीजिए कि मध्य महासागरीय कटक जो है उसका एक उदाहरण क्या था। एक प्रमुख उदाहरण मैंने आप लोगों को दिया था, आप लोगों को पता है क्या? बताइए। तो इसका आंसर अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप कल की वीडियो पर ताकि आपको उसका आंसर आ जाए, और पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसके आंसर को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। समुद्री टीला का भी एक उदाहरण बताइए कि जो समुद्री टीला है वो कौन से महासागर में काफ़ी ज़्यादा विस्तृत रूप से मौजूद है, मतलब उसका विस्तार काफ़ी ज़्यादा है, कौन से महासागर में, बताइए तो। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे आज मैंने वीडियो के शुरू में ही क्यों क्वेश्चन पूछ लिया। तो हाँ, आज से हम ये थोड़ा सा न्यू स्टार्ट करने वाले हैं कि हम वीडियो के स्टार्टिंग में ही कल वाली वीडियो से इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस को पूछ लेंगे, तो जिससे क्या होगा ना कि आप लोगों का रिविजन भी हो जाएगा। ओके, तो आप बताइए कि सबसे अधिक जो कैनियन है वो विश्व की सबसे अधिक जाना माना कैनियन किसे माना जाता है, आप लोगों को पता है क्या? अगर आपने कल की वीडियो देखी है ना तो डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने इन तीनों क्वेश्चन का आंसर दिया था और दो दो बार बोला भी है इस लाइन को, ताकि आप इसे चाहें तो लिख भी लें और या फिर सुन के भी अच्छे से पढ़ लें। तो चलिए हम आगे चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है? महासागरीय जल का तापमान। तो इस लाइन से आपको क्या समझ आया? यानी कि जो महासागर का जल है उसका टेम्परेचर, उसी की बात की जाएगी ना। तो उसमें हम क्या बातें करेंगे कि आखिर इस तापमान को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि इस खंड में हम देखेंगे कि विभिन्न जो महासागर है ना उनके तापमान की भिन्नताएं कैसी हैं और उन्हें कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो कई सारे कारक हैं। पहला है आपका अक्षांश है, दूसरा है स्थल एवं जल का असमान वितरण। जैसे कि अब एक महासागर है, ठीक है, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि एकदम ऐसे ही एक टब की तरह ही महासागर होगा, एकदम समानता होगी, ऊबड़ खाबड़ कुछ नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। ऊबड़ खाबड़ होगा ही, तो उसमें असमान वितरण होता है, स्थल में भी और जल में भी। तो इसी कारण ऊष्मा भिन्न भिन्न होती है। कैसे? देखिए, उत्तरी गोलार्ध के महासागर दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की अपेक्षा बहुत बड़े भाग से जुड़े होते हैं, जिसके कारण उनमें जो ऊष्मा है वो अधिक होती है, यानी कि उनका जो टेम्परेचर है वो हाई होता है। अक्षांशों के बारे में हमने देखा, तो ध्रुवों की ओर प्रवेशी सौर विकिरण की मात्रा घटने के कारण महासागरों के सतही जल का तापमान विषुवत वृत्त के ध्रुवों की ओर घटता चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सनातन पवनें। तो ये सनातन पवनें क्या होती हैं? स्थल के महासागरों की तरफ बहने वाली जो पवनें हैं महासागरों के सतही गर्म जल को तट से दूर ढकेल देती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नीचे का जो ठंडा जल है वो ऊपर आ जाता है और तापमान में देशांतरीय अंतर आता है। इसके विपरीत अभी तटीय पवनें जो हैं ये गर्म जल को तट पे जमा होने देती हैं, लेकिन जो अभी तटीय पवनें नहीं होती हैं ये जल को जमा नहीं होने देती। ये क्या करती हैं? जल को ऊपर नीचे करती रहती हैं, उसकी लेयर्स को पलटती रहती हैं। जैसे कि मान लीजिए आप गेहूँ सुखाते हैं, आपने कभी तो सुखाया ही होगा ना गेहूँ, तो आप उसे जब फोल्डिंग पे रखते हैं तो आप उसे हर 2-3 घंटे पे, जब बहुत तेज़ धूप होती है तो एक बार मम्मी कहती है ना कि हाँ इसे पलट देना। क्यों कहती हैं? ताकि टेम्परेचर एक जगह कहीं बहुत ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो जो गेहूं की एक लेयर है आप उसको हाथ से ऐसे पलटते हैं तो ऊपर वाली जो गर्म गेहूं है वो नीचे चली जाती है और नीचे वाली जो थोड़ी ठंडी गेहूं है वो ऊपर आ जाती है। तो इससे गेहूं को सभी दिशाओं से धूप, मतलब एक गेहूं है, एक पार्टिकल है, तो उसको चारों ओर से धूप मिल जाता है। ठीक है,
तो इस तरीके से एकदम गेहूँ उबलता नहीं, एकदम बहुत गर्म नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि हम उसे पलटते रहते हैं हर थोड़ी थोड़ी देर पे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो नीचे नमी रह जाएगी और ऊपर एकदम धूप रह जाएगा। नेक्स्ट है क्या आपका महासागरीय धाराएं। गर्म महासागरीय धाराएं ठंडे क्षेत्रों में तापमान को बढ़ा देती हैं, जबकि ठंडी धाराएं गर्म क्षेत्रों में तापमान को घटा देती हैं। तो ये हो गया। गल्फ स्ट्रीम यानी कि गर्म धारा उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट तथा यूरोप के पश्चिमी तट के तापमान को बढ़ा देती हैं, जबकि लैब्राडोर धारा मतलब ठंडी धाराओं को हम लैब्राडोर धारा भी कह सकते हैं और गर्म धाराओं को गल्फ स्ट्रीम भी कह सकते हैं। ये तट के नज़दीक के तापमान को कम कर देती हैं। ये सभी जो कारक हैं ना, ये स्थानीय रूप से प्रभावित करते हैं महासागरीय धाराओं को। आइए आगे चलते हैं। तो अब है हमारा तापमान का ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज वितरण। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है बताइए। आपने मतलब एक सिंपल बेसिक चीज़ है कि क्षैतिज इस तरह का होता है और ऊर्ध्वाधर सीधा, ठीक है। तो इसमें हम जानेंगे कि क्षैतिज तौर पे किस तरीके से तापमान का वितरण होता है और ऊर्ध्वाधर तौर पे किस तरीके से होता है। महासागर जल की तापीय गहराई का पार्श्व चित्र ये दिखाता है कि बढ़ती हुई गहराई के साथ तापमान कैसे घटता है। आप सभी जानते हैं कि जल है, मान लीजिए ये एक जल है, ठीक है। ये आपने बाल्टी भर के मान लीजिए पानी रख दिया, ओके। तो जो नीचे का पानी है वो एकदम ठंडा रहता है ना। लेकिन ऊपर का पानी अगर आप धूप में रख देते हैं 1 घंटा तो वो गर्म हो जाएगा, लेकिन निचली सतह तक एकदम गर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। तो इसलिए तापमान मतलब गहराई जो है वो बढ़ने के साथ तापमान जो है वो घटता है, ठीक है। पार्श्व चित्र इसमें ये देख रहे हैं आप, ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें भी समझाया गया है कि ये गहराई है, इसको बढ़ने के साथ जो तापमान है वो घटता जाता है। तथा सतह से लगभग 100 से 400 मीटर नीचे प्रारंभ होती है। क्या चीज़ें हैं? एक सीमा है, ठीक है। जो महासागर का जल है उसमें कहीं तो सीमा होती होगी ना, कि हाँ इस सीमा के नीचे ही जो जल है वो हमेशा ठंडा ही रहता है, वो गर्म नहीं होता है जल्दी। उसे बहुत तेज कहीं पूरा दिन भर रात भर धूप हो तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये जो सीमा है लगभग 100 से 400 मीटर नीचे से प्रारंभ होती है एवं कई 100 मीटर नीचे तक जाती है। वह सीमा क्षेत्र जहाँ तापमान में गिरावट आती है उसे ताप प्रवणता कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है कि इम्पोर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि ताप प्रवणता क्या होती है। ताप प्रवणता क्या होती है? तो क्या कहेंगे आप कि वह क्षेत्र या फिर वह सीमा क्षेत्र जहाँ पे तापमान में गिरावट आती है उसे ही ताप प्रवणता कहते हैं। और ये भी पढ़ लीजिए कि जो ताप प्रवणता है ना उसे अनदर वर्ड में यानी कि दूसरे वर्ड में थर्मोक्लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मोक्लाइन भी कहते हैं। रुकिए मैं लिख देती हूँ तो आप इससे अच्छे से कॉपी पे लिख लीजिएगा। थर्मोक्लाइन भी कहते हैं। आपको दिख रहा है ना इस पे, आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं कॉपी पे, ठीक है। थर्मोक्लाइन भी कहते हैं। किसे कहते हैं? ताप प्रवणता को। और ताप प्रवणता क्या है? वह सीमा क्षेत्र जहाँ से तापमान में गिरावट आती है। दूसरा है जल के कुल आयतन का लगभग 90% गहरे महासागर में ताप प्रवणता के नीचे पाया जाता है। यानी जो जल का कुल आयतन है वो लगभग 90% गहरे महासागर में, मतलब थर्मोक्लाइन जो है वो लगभग 90% गहरे महासागर में पाया जाता है। इस क्षेत्र में जो तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मध्य एवं भिन्न अक्षांशों में महासागरों के तापमान की संरचना को सतह से तली की ओर 3 परतों वाली प्रणाली के रूप में समझाया जा सकता है। पहली परत गर्म महासागरीय जल की सबसे ऊपरी परत होती है जो लगभग 500 मीटर मोटी होती है और इसका जो तापमान है वो लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड
तथा 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। आगे चलते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह जो परत है ये पूरे वर्ष उपस्थित होती है, जबकि मध्य अक्षांशों में ये केवल ग्रीष्म ऋतु में होती है। दूसरी परत जिसे कि थर्मोक्लाइन यानी कि ताप प्रवणता की परत कहते हैं, ये पहली परत के नीचे उपस्थित होती है। इसमें गहराई बढ़ने के साथ तापमान में तीव्र गिरावट आती है। यहाँ थर्मोक्लाइन की मोटाई 500 से 1000 मीटर तक होती है। जो तीसरी परत है वो बहुत अधिक ठंडी होती है। इसमें देखिए लेयर्स में बांटा गया है। मान लीजिए ये मेरी पहली लेयर हो गई, पहली परत, ठीक है। तो पहली परत में हमने देखा कि ये जो परत है ये पूरे वर्ष रहती है, ठीक है। तथा दूसरी परत जिसे हम थर्मोक्लाइन कहते हैं, यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना, गहराई बढ़ने के साथ इसमें तीव्र गिरावट देखी जाती है तथा ये लगभग 500 से 1000 मीटर तक मोटी होती है। और जो तीसरी परत है ये बहुत अधिक ठंडी होती है, क्योंकि यहाँ का जो तापमान है ना वो 0 डिग्री या उससे नीचे भी माना जाता है, यानी -1 भी होता है। और इसीलिए गहराई के साथ तापमान में बहुत कम परिवर्तन होता है। चूँकि 0 डिग्री पहुँच चुका है तो बहुत मतलब लगभग तो बर्फ़ बन ही चुका है ना जल, तो उसके बाद उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं देखा जाता है, वो बहुत ही धीरे धीरे परिवर्तित होता है। महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर क्रमिक ढंग से कम होता जाता है। यानी महासागरों की सतह पे अगर हम देखेंगे तो जो जल का तापमान है वो लगभग 27 डिग्री होता है, नॉर्मल होता है। ना तो बहुत ठंडा होता है न ही बहुत गर्म होता है। यह विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर क्रमिक ढंग से कम होता जाता है। बढ़ते हुए अक्षांशों के साथ तापमान के घटने की जो दर है वो सामान्यतः प्रति अक्षांश 0.5 डिग्री से कम होती है। औसत तापमान 20 से लगभग 22 डिग्री, 40 डिग्री पर 14 डिग्री से 0 डिग्री तक होता है। उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का जो तापमान है वो दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक होता है। आप इसे पॉइंट यानी कि इस तरीके से स्टार बना के लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आप कि उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का जो तापमान है वो दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक होता है। या तो आपको और शॉर्ट में लिखना हो तो आप इस तरीके से लिख लीजिए, उत्तरी गोलार्ध का जो तापमान है वो दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक होता है। तो ये साइन बना लीजिए, फिर आप यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। यह तथ्य भली भांति हमें इससे ये पता चला कि महासागरों का उच्चतम तापमान सदैव उनकी ऊपरी सतहों पर होता है, क्योंकि वे सूर्य की ऊष्मा को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं। ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने किसी बाल्टी या मान लीजिए किसी कटोरे में आपने पानी रखा है, धूप में थोड़ी सी भी धूप है तो उसका असर पड़ेगा। ये सन है, सनलाइट मिल रही है उस पानी को, तो ऊपर की जो लेयर है वो गर्म होगी, वाइल जो अंदर की लेयर्स हैं वो ठंडी होंगी, ठीक है। तो आपका ये यहीं पे कंप्लीट हुआ। कल हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है तो यू कैन राइट डाउन ऑन कमेंट सेक्शन, ओके। एंड अगर कुछ भी पूछना हो कल की वीडियो से भी रिलेटेड या फिर आज की वीडियो से भी रिलेटेड, आपको कोई और न्यू तरीके से कोई वीडियोस चाहिए, मीन टू से कि आपको कोई और इंक्लूडिंग क्वेश्चंस भी चाहिए, तो आप इसे बता सकते हैं। अपने व्यूज़, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ आप अच्छे से रख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आई होप आप सब अच्छे से रहेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू।